हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो आज मिकेप के चैप्टर नंबर 4 वैक्सीज को स्टार्ट करते हैं। वैक्सीज का चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेंटल मटेरियल का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि इस वजह से हर साल पेपर से MCQs भी आते हैं और OSP भी आती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इंट्रोडक्शन से करते हैं। द वैक्सीज यूज इन डेंटिस्ट्री नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कॉम्पोनेंट। हर वैक्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट होते हैं, या तो वो नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगी। रेजिन भी हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं और पिगमेंट्स हो सकते हैं। वैक्सीज के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, या नेचुरल वैक्स होगा या सिंथेटिक होगा। अब वैक्सीज क्या होती हैं? वैक्सीज की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वैक्सीज आर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। अब थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि वो वैसे तो सॉलिड ही रहेगा, बट अगर आप उसको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, वैक्सीज आर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल विच आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट विदाउट डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मोबाइल लिक्विड। दे आर essentially soft substance with poor mechanical properties and their primary use in dentistry to form pattern of application प्रायर टू कास्टिंग। यानी कि हम जो मट्टी, जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, डेंचर बना रहे हो, उसका अगर आपने पैटर्न बनाना है तो वो आप किसके ज़रिए बनाएंगे? वैक्सीज के ज़रिए बनाएंगे। इसके अलावा भी वैक्सीज के बहुत सारे काम हैं, वो हम इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब वैक्स पैटर्न क्या होता है? वैक्स पैटर्न डिफाइंस द शेप एंड साइज ऑफ द रिजल्टिंग अप्लायंस एंड इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय आइदर अ पॉलीमर और एन अलॉय यूजिंग अ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी मॉडल बना रहे हो, आप कोई भी अलॉय, आप कोई भी कास्ट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनाओगे कि मैंने भाई ये काम है, वहाँ पे मैंने वैक्स लगा दिया, उसका वैक्स पैटर्न बन गया। उसके बाद आप उसके ऊपर पोर कर दोगे। अगर आपने पॉलीमर करना है तो आप पॉलीमर को पोर कर दो, या आपने कोई अलॉय डालना है तो आप अलॉय को कर दो। और उसके बाद लॉस्ट वैक्स टेक्निक के ज़रिए आप सारी की सारी वैक्स को बाहर निकाल देते हैं, और वहाँ पे वो जो रिजल्टिंग अप्लायंस है उसकी जो शेप और साइज़ के तरीक़े से जो आपने मॉडल बनाया है वो बन जाता है। इतनी छोटी सी बात है। वैक्स पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद लॉस्ट वैक्स टेक्निक के ज़रिए यानी कि वैक्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनानी होती है वो बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ वैक्सीज के नाम दिए। मैं इन वैक्सीज का नाम को देखती हूँ और फिर मैं तुम लोगों को इनकी डायग्राम दिखाता हूँ। वन सच मटेरियल इज़ यूज बाय मैन्युफैक्चरर फॉर अटैचिंग डेंचर टीथ टू द डिस्प्ले शीट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार्डिंग वैक्स। कार्डिंग वैक्स वो वैक्स की टाइप है जो डेंचर के टीथ को डिस्प्ले शीट्स के साथ अटैच करती है। तो दूसरी टाइप क्या है? बॉक्सिंग वैक्स। Another product is used for boxing in impression prior to making a gypsum board। यानी कि दो मटेरियल को आपस में बॉक्सिंग करने के लिए कौन सी वैक्स इस्तेमाल होती है? बॉक्सिंग वैक्स इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास है स्टिकी वैक्स। अ थर्ड मटेरियल इज यूज फॉर टेम्पोरली ज्वाइनिंग टू कंपोनेंट ऑफ अप्लायंस, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के अंदर जो हमारे पास वैक्स इस्तेमाल होती है, यानी कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ ज्वाइन करने के लिए, इसको कहते हैं सोल्डरिंग कहते हैं। इसके लिए जो वैक्स इस्तेमाल होती है हमारे पास होती है कौन सी वैक्स? स्टिकी वैक्स। इन तीनों की डायग्राम मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास कार्डिंग वैक्स है। ये क्या होगा? डिस्प्ले तीज को डिस्प्ले शीट के साथ अटैच करेगी। दूसरे हमारे पास बॉक्सिंग वैक्स है जो बॉक्सिंग के काम आएगी, किसके? इम्प्रेशन के। और तीसरी हमारे पास है क्या? स्टिकी वैक्स। ये आपको स्टिकी वैक्स नज़र आ रही है, तो ये जो किसके काम आएगी? सोल्डरिंग के। उसके अलावा कुछ वैक्सीज होती हैं। एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वैक्सीज यूज इन डेंटिस्ट्री आर इम्प्रेशन वैक्सीज। इम्प्रेशन वैक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास इंप्रेशन लेने के काम आती हैं, यानी कि इंप्रेशन के बाद फिर जो काम होता है उसमें आती हैं। तो इंप्रेशन वैक्सीज की डायग्राम भी दिखाता हूँ, वो ये रही। ठीक है, अब हमने 4 टाइप्स पढ़ ली, 4 टाइप्स की मैंने डायग्राम तुम लोगों को दिखा दी। आगे जितनी टाइप्स आती रहेंगी ना वैक्सीज की, मैं उसकी तुम लोगों को डायग्राम दिखाता रहूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्स पैटर्न मटेरियल, यानी कि वैक्स पैटर्न जो हम बना रहे हैं। मैंने बात की ना, वैक्स पैटर्न बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सही है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी 3 मेजर रिक्वायरमेंट है, वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। उनको स्टार्ट करते हैं। सो द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सेस यूज टू कंस्ट्रक्ट वैक्स पैटर्न बाय आइदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक्निक आर एज फॉलो। 3 तरह है।
The wax pattern must conform to the exact size, shape and contour of the appliance which is to be constructed। यानी कि आप जो वैक्स पैटर्न बना रहे हो वो आपकी अप्लायंस की एग्जैक्ट साइज का, शेप का और कॉन्टोर का होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अपने इसी अप्लायंस को कंस्ट्रक्ट करना है ना। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट क्या है, नो डायमेंशनल चेंज शुड बी टेक प्लेस इन द वैक्स पैटर्न वंस इट हैज़ बीन फॉर्म। दूसरा पॉइंट ये है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कास्टिंग मोल्ड इट इज should be possible to remove the wax by boiling or burning out without leaving a residue। तो 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वैक्स पैटर्न हमारे पास जो अप्लायंस की शेप का बने, उसमें कोई डायमेंशनल चेंज ना आए और जब कास्टिंग हो जाए तो वैक्स पैटर्न का जो है वो आराम से रिमूव हो सके। ठीक है। अच्छा, द एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिटेल डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ मटेरियल एट द मोल्डिंग टेम्परेचर विच इज just above mouth temperature for direct technique and just above room temperature for indirect technique। मतलब बात यह है कि आप कोई भी मोल्ड बना रहे हो, अगर आप वो माउथ के अंदर कर रहे हो यानी कि डायरेक्ट टेक्निक के ज़रिए कर रहे हो तो हमेशा वो अबव द माउथ टेम्परेचर होना चाहिए, सही है, वरना वो पिघल जाएगा। और अगर आप इनडायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क ये होता है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट माउथ के अंदर करते हो, इनडायरेक्ट वो होता है जो आप लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट आप कॉमन सेंस की बातें जब कर रहे हो तो आपको माउथ टेम्परेचर से ज़्यादा करना होगा ताकि वो पिघले नहीं, सही है। और जो इनडायरेक्ट है वहाँ पर क्या होगा, अबव द रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। Accuracy and dimensional stability depend on dimensional changes which occur during solidification and cooling of the wax। Distortion may occur if thermal stresses are introduced। Distortion कैसे होंगे, अगर हमारे पास थर्मल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अबव द माउथ टेम्परेचर होगा डायरेक्ट टेक्निक के लिए और अबव द रूम टेम्परेचर होगा फॉर इनडायरेक्ट टेक्निक के लिए। हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द वैक्स की। वैक्स की क्या कॉम्पोजिशन होती है, वैक्स की 3 तरीक़े से कॉम्पोजिशन होती है, या तो मिनरल होगा, या तो एनिमल होगा, या तो वेजिटेबल ओरिजिन होगा। ठीक है, सबसे पहले मिनरल ओरिजिन की बात करते हैं। मिनरल ओरिजिन के अंदर जो हमारे पास वैक्स आती है वो है पैराफिन वैक्स एंड द क्लोजली रिलेटेड माइक्रो क्रिस्टलीन वैक्स। 2 तरह की वैक्स हैं जो हमारे पास मिनरल के जरिए यानी कि पेट्रोलियम रेजिड्यू के जरिए हासिल होती हैं। कौन कौन सी, पैराफिन वैक्स और माइक्रो क्रिस्टलीन वैक्स, इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। और किसके जरिए हासिल होती है, पेट्रोलियम के जरिए बाय डिस्टिलेशन। दे आर बोथ हाइड्रोकार्बन, पैराफिन वैक्स बीइंग अ सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन व्हाइल द माइक्रो क्रिस्टलीन वैक्स हैज अ ब्रांच चेन। अब ना इन दोनों वैक्सेस, जो पैराफिन वैक्स और माइक्रो क्रिस्टलीन वैक्स, इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस है, वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। पहला, जो पैराफिन वैक्स है वो है स्ट्रेट चेन, जबकि जो माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स है वो है ब्रांच चेन। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का है। पैराफिन वैक्स सॉफ्टन इन द टेम्परेचर रेंज 37 to 55 एंड मेल्ट इन द रेंज 48 to 70। यानी कि इंपॉर्टेंट बात है, वो टेम्परेचर जो वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है वो है 37 to 55, और जो इसको मेल्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है वो है 48 to 70। ये चीज़ तुम लोगों को इंपॉर्टेंट है। और जबकि जो माइक्रो क्रिस्टलीन वैक्स है वो मेल्ट किस पे होती है, 65 to 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और अगर हम माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स के अंदर पैराफिन वैक्स को ऐड कर दें तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। देख लो, दे आर ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर, माइक्रो क्रिस्टलीन वैक्स मेल्ट इन द रेंज ऑफ 65 to 90 एंड व्हेन ऐड टू द पैराफिन वैक्स दे राइज इट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात हमारे पास हो गई। हमने क्या पढ़ लिया, मिनरल वैक्स। मिनरल वैक्स 2 हैं, माइक्रो क्रिस्टलीन और पैराफिन। पैराफिन स्ट्रेट चेन, माइक्रो क्रिस्टलीन ब्रांच चेन। पैराफिन सॉफ्ट एट 37 to 55 एंड मेल्ट एट 48 to 70, जबकि माइक्रो क्रिस्टलीन मेल्ट एट 65 to 90, और जब उसके अंदर हम पैराफिन वैक्स को ऐड करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बस ये 4-5 पॉइंट है, ये आपको पता होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एनिमल के अंदर कौन सी वैक्स आ जाती है, बीस वैक्स आ जाती है, जो किससे मिलती है, हनी कॉम से। ठीक है, अच्छा, द अफेक्ट ऑफ एडिंग बीस वैक्स टू पैराफिन वैक्स इज टू रेंडर द मटेरियल लेस ब्रिटल एंड टू रिड्यूस द एक्सटेंट टू विच इज फ्लो अंडर स्ट्रेस एट टेम्परेचर। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर आप पैराफिन वैक्स जो एक मिनरल वैक्स है, अगर आप उसके अंदर एक एनिमल वैक्स जो एक बीस वैक्स है उसको ऐड कर दो तो क्या होगा, वैक्स लेस ब्रिटल हो जाएगी और उसका जो एक्सटेंट होगा, जो अंडर स्ट्रेस वो फ्लो कर रही है और टेम्परेचर होगा वहाँ पर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वेजिटेबल ओरिजिन से हमारे पास 2 तरह की वैक्सेस आती हैं, एक है कार्नोबा और एक है कैंडिडिया। सही है,
Carnauba and Candidia wax are derived from trees and plants. They are blended with paraffin wax in order to control the softening temperature and modifying properties. तो यहाँ तक आपको वैक्सीज और वैक्सीज का जो ओरिजिन है वो और वैक्सीज की जो वैक्स पैटर्न की रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल वैक्सीज को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे पास चैप्टर जो है वो डेंटल वैक्सीज का वो कंप्लीट हो जाएगा।